साथियों, आप देख रहे हैं RKM जनमत न्यूज 85 और आज हमारे साथ हैं माननीय चांद मोहम्मद जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के, और आज परिवर्तन यात्रा में जिला शामली में आए हैं। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गए नए यात्रा निकाल रहे हैं EVM के खिलाफ। और सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल RKM जनमत न्यूज 85 में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, किस संदर्भ में आप ये यात्रा जो 2 महीने से निकाल रहे हैं, आपका पर्पज़ क्या है? ये जो राष्ट्रव्यापी EVM भंडाफोर परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 है, इस देश में पिछले 2 दशक से कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर इस देश के जो मेजॉरिटी के लोग हैं, यानी OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके वोटों पर डाका डाल करके, चोरी करके सत्ता में जा रहे हैं। और सत्ता में जाकर EVM घोटाले करके जो सरकारें चुन के आ रही है, वो इस देश के किसानों के अधिकार को ख़त्म कर रही है, बेरोज़गारों के नौकरियों के रोज़गार को ख़त्म कर रही है, अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। इस देश के विद्यार्थी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में आए दिन फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। महिलाओं पर अलग अलग प्रदेश के हिस्सों में गैंगरेप की घटनाएं आती हैं, लेकिन गैंगरेप का मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया जाता है। शेड्यूल कास्ट की जाटो समाज की महिला अभी बीते दिनों शामली में घटना घटी, रात भर उसके साथ दरिंदगी की और बाद में उस पर सिर्फ हत्या का मामला दर्ज किया गया। और यही नहीं, हाथरस में मनीषा वाल्मीकि को के साथ गैंगरेप किया, दरिंदगी किया और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके माँ बाप को भी अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं दिया गया, सौंपा नहीं गया। तो इससे ये साबित होता है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और देश के अलग अलग हिस्सों में कभी पत्रकार बनकर लोग लोगों की हत्या कर रहे हैं, कभी वकील बनकर कोर्ट के कैंपस में लोगों की हत्याएं हो रही है। सर, मैं आप जो EVM घोटाले की सरकार है, EVM से जो चुनी हुई सरकार है, ये संवेदनहीन डिवाइस है। सर, आपके पास एक बहुत भारी संख्या बल है। मैं कहूँ 88 ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी मामले में आपने अभी बताया SC समाज OBC समाज का सेग्रीगेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, उसमें आपने तो लड़ाई लड़ने में तो देखना होगा आपको कोई इस मामले में कोई रोल है? पूरे राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ लगातार संघर्षरत है। अभी जो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला जो भाजपा के सांसद के द्वारा किया गया और आरोप लगाया गया और दिल्ली में FIR भी पंजीकृत हुआ, लेकिन अमित शाह के जाने के बाद नया डेवलपमेंट आया कि वही पिता, वही लड़की जो आरोप लगा रही है यौन शोषण का, और बाद में वो वापस ले रहे हैं। तो इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का अभी डेलीगेशन राष्ट्रपति को मिलने वाला है कि जो महिला पहलवान हैं उनके साथ न्याय हो। और अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर चरणबद्ध धरना प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जो है हमारे संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। OBC का सबसे बड़ा संगठन अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आप चला रहे हैं माननीय चौधरी विकास पटेल जी के नेतृत्व में, और लगातार OBC के हक अधिकारों के लिए पूरे मुल्क में वो आंदोलन चला रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन उन्होंने चलाए, कई कई चरण में आंदोलन किए। तो क्या इफेक्ट आप OBC के विषय में देख रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर? आज ये गर्व की बात है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी के द्वारा लगातार पिछले 2 दशक से OBC SC ST माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए और ख़ास तौर से इस देश के पिछड़ों को जगाने के लिए लगातार जो आंदोलनरत है, उसकी वजह से आज इस देश में जो पिछड़ों की असल विरासत रही है, संस्कृति रही है, सभ्यता रही है, उससे तेज़ी से लोग जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और इसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। कभी नीट को लेकर आंदोलन उन्होंने किया, नीट को लेकर भारत बंद किया, OBC की जाति आधारित जनगणना को लेकर भारत बंद किया, OBC के फर्जी अकाउंटर के मामलों को लेकर उन्होंने भारत बंद किया। यही नहीं, जुनैद और नासिर की भी हत्या हरियाणा में जब की गई बजरंग दल के गुंडों के द्वारा, तो उस मामले को लेकर भी पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पे उठाया। किसानों के साथ जो अन्याय, अत्याचार और 3 काले कानून पास किए गए, तो उन सभी चरणबद्ध आंदोलनों में भी पिछड़े वर्ग की सक्रिय भूमिका रही। एक चीज़ सर मैं देख रहा हूँ भामसेब के अंदर कि एक यूथ लीडरशिप, चाहे चांद मोहम्मद सर रहे हों या चौधरी विकास पटेल जी रहे हों या प्रेम कुमार गेडाम जी रहे हो, एक यूथ टीम
डेवलप हो रही है, तो क्या अनुभव की कमी उसमें कोई नज़र आएगी? उसके विषय में क्या कहेंगे आप? उम्र और अनुभव दो अलग चीज़ें हैं। जो हम चला रहे आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन की समझ होना ज़रूरी है, और ज़रूरी नहीं है कि आदमी उम्र दराज हो और आंदोलन की समझ हो। और आंदोलन में ख़ास तौर से दोस्त और दुश्मन की समझ आधारित आंदोलन चलाने वाले लोग हों। आज बड़े बड़े उम्र दराज लोग हैं और बड़े चेहरे हैं, लेकिन आज वो कांग्रेस और भाजपा की गोदी में बैठे हैं और अपने ही समाज की जड़ें काटने का काम कर रहे हैं, अपने ही समाज के पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। सर, आपने ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक ईवीएम भंडाफोड़ पार्ट 2, इसका मतलब एक पार्ट 1 पहले भी हुआ जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया, यानी कोविड के समय में, और आप इससे पहले भी सहारनपुर और शामली जिले का दौरा कर चुके हैं। तो पहले यात्रा में और इस यात्रा में कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? पहले जो परिवर्तन यात्रा हम लोगों ने निकाली तो उसका असर आंशिक तौर पे रहा, और लोगों को ईवीएम में घोटाला होता था, ईवीएम से वोटों की चोरी होती थी, ये समझ नहीं होती। लेकिन अभी धीरे धीरे जिस तरह से लगातार पिछले 2013 से बम से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और तमाम जो सामाजिक संगठन है उसके ज़रिए जो प्रयास किया गया, आज अभी हम लोग रास्ते से चले आ रहे थे तो गांव की महिला जो अनपढ़ थी वेलकम पॉइंट पे खड़ी थी, और वो बाद में आकर साहब को बोलती है कि ये सारी बात ठीक है, लेकिन ये सारा खेला ईवीएम मशीन से हो रहा है, और आपकी ये लड़ाई में हम लोग जो है तन मन धन से साथ देंगे। और अगर आपने ऐलान किया है हम 2024 के चुनाव में अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराने के लिए, तो हम ईवीएम मशीनें फोड़ेंगे। तो महिलाओं तक जहां तक हम सफ़र कर रहे हैं और महिलाएं और आम जनमानस मिल रहा है, उसके अंदर भी ईवीएम को लेकर बड़े पैमाने पे जन आक्रोश है। तो सर, क्या ये मान लिया जाए कि SC ST OBC और माइनॉरिटी, किसान, नौजवान, बेरोजगार सबकी समस्याओं की जड़ ईवीएम है, ये अतिशयोक्ति है या ओरिजिनल है? इसके विषय में क्या आप कहेंगे? सारे समस्याओं की जड़ पिछले 2 दशक से ईवीएम है, और ईवीएम होने की वजह से, चूँकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, संवेदनहीन मशीन है, और संवेदनहीन मशीनों से पैदा हुए MP MLA और मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अंदर लोगों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, संवेदना नहीं हो सकती। सर, और उसके भारत मुक्ति मोर्चा का एक मैं देख रहा था स्टेटमेंट, वो ऊपर से आया, कार्यकर्ताओं ने डेवलप किया, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता भी कई बार बीच से निकाल देते हैं कि अगर चुनाव आयोग ना सुधरा तो मेसराम साहब कई लाख लोगों का मोर्चा लेकर के उसके भी ऑफिस पे जाएंगे। उस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आज के तारीख में पिछले 48 साल का जीवन लगाकर भारत मुक्ति मोर्चा एवं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने एक संगठित शक्ति निर्माण की। जब वो 6 अक्टूबर 2022 को 4.5 लाख लोगों को लेकर, OBC SC ST माइनॉरिटी के बुनियादी मुद्दों को लेकर RSS का हेडक्वार्टर घेर सकते हैं, तो चुनाव आयोग को नहीं घेर सकते क्या दिल्ली में जाकर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास संगठन शक्ति है, भारी संख्या में एक क्राउड है, नहीं है कि चुनाव आयोग को घेरा नहीं जा सकता। चुनाव आयोग संविधान के ऊपर नहीं है, और इस देश के नागरिक अधिकारों का अगर उल्लंघन चुनाव आयोग कर रहा है तो संविधान के दायरे में रहकर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि 5 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे, घेरेंगे। ये तो संविधान के दायरे में क्या है कि किसान बोल रहे हैं कि हम ईवीएम फोड़ेंगे। राम सुरेश वर्मा जी चेतावनी दे रहे थे कि अगर मेश्राम साहब आदेश करेंगे तो हम 15 लाख ईवीएम तोड़ेंगे। तो ये क्या संविधान का दायरा है सर? तो ये जो चीज़ें हैं अपने अधिकारों की बचाने की लड़ाई में अगर सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका संज्ञान लेकर, निर्वाचन आयोग संज्ञान लेकर, वोट का अधिकार सारे अधिकारों को बचाने और संविधान के अस्तित्व में और लोकतंत्र के को अस्तित्व में बनाए रखने से जुड़ा हुआ है, जब उस पर आँच आएगी, वोट का अधिकार अगर प्रभाव शून्य हो रहा है, तो आदमी उस अधिकार को बचाने के लिए ले सकता है। तो सर, अगर इस यात्रा से कोई इफेक्ट नहीं आता है चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर, तो अगला स्टेप भारत मुक्ति मोर्चा बामसेफ का क्या होगा? उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐलान कर रहे हैं कि हम निर्वाचन आयोग का घेराव करेंगे 5 लाख लोगों के साथ, इस पर भी संज्ञान नहीं लेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पे भारत बंद करेंगे और इस पर भी संज्ञान नहीं लेगा तो 24 के इलेक्शन में 15 लाख ईवीएम मशीनें फोड़ेंगे। तो यानी ये आखिरी चेतावनी है कि अगर नहीं सुधरे तो फिर ईवीएम फोड़ने का काम अब की बार न छोड़ेंगे, ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चांद मोहम्मद जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार। तो चांद मोहम्मद जी ने कहा कि इस बार नहीं छोड़ेंगे नहीं मानेंगे तो फोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने